Good morning students. Again we are here to talk about structure of an atom. Today we are discussing about the topic that is how do subatomic particles interact with each other. Firstly, this is very important to know what is subatomic particles. We have already taken this type of idea. हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, ओके. और आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव नोन दिस थिंग व्हाट इज सबएटॉमिक पार्टिकल्स. आप यहाँ तक आने के बाद में इतना, जब हमने चैप्टर्स को हाफ ऑफ द चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक आने के बाद में ऑलरेडी आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता लग चुका है कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं. ओके, अगेन आई एम गिविंग यू आइडिया अबाउट सबएटॉमिक पार्टिकल्स. हमने फर्स्टली जो स्टार्ट किया था, और अर्लियर टॉपिक वाज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एन एटम. ओके, उसमें हमने प्लम पुडिंग मॉडल को लिया, थॉमसन मॉडल हमने लिया, रदरफोर्ड मॉडल को हमने स्टडी किया, देन नील्स बोहर का हमने इसके अंदर जो दिया हुआ था पूरा वो हमने कंप्लीट किया. इन सारी थ्योरीज़ को कम्प्लीटली स्टडी करने के बाद एटलीस्ट वी विल टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन हाउ इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ शेल और एनर्जी लेवल. ओके, तो आपको करना क्या है, जितना भी अभी तक आपने अर्लियर नॉलेज आपका जो आप पढ़ चुके हैं उसको आपको रनिंग में रखना है. ओके, दैट्स वाई वी आर एग्जैक्टली रिचिंग ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट. हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए सब कर रहे हैं. ओके, so subatomic particles, that means electrons, protons and neutrons. Okay, these are known as subatomic particles. Okay, now we are taking the topic that is dependent on interaction with each other. एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं. interact, that means this is another name of attraction force. जिस अट्रैक्शन फोर्स की हमने ऑलरेडी बात की हुई है, जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंटर एटम जो है दिस इज पॉजिटिव चार्ज. ओके, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज हैविंग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड दीज वन एनर्जी लेवल्स. इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल्स और शेल्स. इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है. So this is exactly attraction force in between electrons and protons. दोनों के बीच में attraction force है that can maintain the stability of an atom. Okay, and also neutralization of an atom. Clear? That means number of electrons equals to number of protons. हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या किया, इक्वल कर दिया. तो हमारे पास में जो एटम आया वो कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया. ओके, गॉट इट द पॉइंट. So this is very important to know how do subatomic particles interact with each other. हमने पहले तो बोल दिया कि इनके बीच में attraction force है तो ये exist कर रहा है. Now I am telling you about a new word that is a new form for you. This is known as binding energy. That means the energy which is very important to bound the atoms. एटम्स को बाउंड करने के लिए, अब एटम को बाउंड करने का मीनिंग क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है. क्लियर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, आई एम गिविंग यू दिस टाइप ऑफ आइडिया. अ स्टेबल एटम इज एन एटम दैट हैज इनफ बाइंडिंग एनर्जी टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर परमानेंटली. फर्स्टली दिस इज important to know what is a stable atom. Stable atom, that means which is having total number of electrons equals to total number of proton. That means this is a stable atom because this is neutral in nature. नेचर के अंदर वो कैसा है, न्यूट्रल है. That's why this is known as stable atom. तो कभी भी किसी भी स्टेबल एटम को बनाने के लिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी. उसके अंदर जो एनर्जी है, रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी, वो अगर उसके अंदर है, होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एटम है वो एक स्टेबल एटम है. क्लियर? एंड वी आर यूजिंग द वर्ड परमानेंटली. परमानेंटली का मतलब ये है कि अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है तो वो एटम के स्ट्रक्चर को उसी फॉर्म में रखेगा जिस फॉर्म में आप न्यूट्रली उसे देखते हैं. ओके, यहाँ हम उसे स्टडी करते हैं. Now the next one is an unstable atom does not have enough binding energy to hold the nucleus together permanently and is called a radioactive atom. Now again we are having a new term that is radioactive atom.
दैट मीन्स दोज आर नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। क्लियर। यहाँ पे अगर सपोज हमने ये कह दिया नॉर्मली, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी हमने और कुछ नहीं पढ़ा है तो हम तो हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। हाइड्रोजन एटम में हमने बोला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1 और इसके अंदर प्रोटॉन का नंबर है 1। क्लियर। 1 ही इसके अंदर प्रोटॉन है, 1 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। नेचर के अंदर ये कैसा है? न्यूट्रल है। क्लियर। अब न्यूट्रल होने का मीनिंग ये है कि उसका स्टेबलाइजेशन जो है, उसका स्टेबल नेचर जो है वो अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। बट when an atom is unstable in nature, that means it is not having enough binding energy to hold subatomic particles। उन सबएटॉमिक पार्टिकल्स को कैरी ऑन करने के लिए उसके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, बताया भी अभी मैंने आपको रिसेंटली कि बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बाइंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है जो क्या कर रहा है? एटम्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। अब जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होते, उनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन का नेचर नहीं होगा। सो those type of particles is known as radioactive atom। okay, I am giving you idea about radioactive atom in the reference to hydrogen। इसी के रेफरेंस में आपको एग्जांपल बताती हूँ इसका। रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन एटम में you will see this type of example। this is isotopes of hydrogen। इनको क्या कहते हैं हम? आइसोटॉप्स। ओके, ये सब टर्म्स आपको इसी में फर्दर पढ़नी है। ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है टॉपिक हमारा। आइसोटॉप्स 1H1, 1H2 एंड 1H3, दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या हैं ये? आइसोटॉप्स हैं। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और दिस टाइप ऑफ एटम्स आर हैविंग रेडियो एक्टिव टाइप नेचर। इनका नेचर कैसा होगा? रेडियो एक्टिव। दैट मीन्स दोज आर कंटिन्यूसली लिबरेट रेडियो एक्टिव वेव्स, जिनके अंदर से कंटिन्यूसली क्या होंगी? रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं वो लिबरेट होती रहती हैं। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली उनका डिके होता रहता है। क्लियर। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एटम्स हैं जो डिपेंड करते हैं उनकी रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। ओके, इस टाइप के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ये आपको कार्बन के रेफरेंस में भी मिल सकता है, या आपको नाइट्रोजन के रेफरेंस में भी मिल सकता है। गॉट इट द पॉइंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया। हम इतनी देर से बार बार ये बात भी, हम यहाँ तक टॉपिक आते आते हम बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एनर्जी लेवल में हैं तब तक वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर एग्जिस्ट करके रखता है। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर अजम्पशन, उन्होंने यही बोला था। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने यही तो कहा था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द एनर्जी दैट मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग इट्स ओन एनर्जी लेवल। क्लियर। But if it is emitted the energy or if it will absorb the energy, that means it can change its energy level। Clear? जब भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है या इमिशन है तो फिर वो अपने एनर्जी लेवल को चेंज कर देता है। क्लियर। तो अब इसके अंदर हमारे पास में पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अलग अलग शेल्स के अंदर, वो किस तरीके से हो रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल? तो अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। दिस स्कीम इज नोन एज बोर-बरी स्कीम। ओके, यू हैव टू लर्न दिस नेम ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए शेल। एक शेल के अंदर, एक एनर्जी लेवल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो हमें किसके थ्रू पता लगेगा? बोर-बरी स्कीम के थ्रू। ओके ओके, नाउ द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इम्पॉर्टेंट फार्मूला इज 2n²। क्लियर। जो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वो क्या है? 2n²।
व्हाट इज एन? एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ये हमें ध्यान रखना है। ओके जो हमारे पास में शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ऑल आर नोन एज स्मॉल एन। एन मीन्स नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। गॉट इट? यहाँ पे हमें क्या करना है, बस इस एन को हमें चेंज करते जाना है। ओके आई एम गिविंग यू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल रिगार्डिंग एनर्जी लेवल्स और रिगार्डिंग ऑर्बिट्स। ओके so first is we are taking n equals to 1. If I am taking n equals to 1, that means I am talking about k shell. Yes or no? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? k shell के बारे में। क्लियर? किसके बारे में बात करी हमने? k shell के बारे में। That means this n equals to number of energy levels. ओके ये एनर्जी लेवल्स का जो नंबर है ये हर एनर्जी लेवल की अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। दैट मीन्स अगर हम किसी भी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एनर्जी लेवल देन एन इक्वल्स टू 1. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एन इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड एनर्जी लेवल और थर्ड ऑर्बिट और थर्ड शेल। क्लियर? ऑल द नेम्स, ऑल द टर्म्स आर सेम रिगार्डिंग टू एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो नाउ वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 2n²। अब क्या होगा, फर्स्टली तो हमें क्या करना होता है कि पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखा है बोरबरी स्कीम के थ्रू। ओके जब हमें बोरबरी स्कीम ऑलरेडी हमारी नोन हो जाती है तो डायरेक्टली वी हैव टू लर्न डायरेक्टली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, एल शेल, दिस इज अंडरस्टूड। ओके आई विल टेल यू द नंबर जस्ट लाइक इन के शेल। अब मैंने डायरेक्टली आपके सामने बोला कि एल शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, 6, 18, 32, कितना भी नंबर अगर मैंने बोला तो आपको इसके थ्रू वो नंबर्स एग्जैक्टली पता लग जाते हैं कि नंबर कहाँ से आ रहे हैं। ओके तो अभी अपन एग्जाम्पल यहाँ पे 2n² n इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट के शेल, फर्स्ट शेल। क्लियर? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ये हमने उसके अंदर भी देखा हुआ है 2n², वी आर पुटिंग द वैल्यू n equals to 1, 2 multiplied with 1 square. Clear? The total number of electron is 2. Okay so how many, the number of electrons which is existing in K shell or first energy level, this is 2 electrons. Okay later on I will tell you directly, I will ask you the question how many electrons will exist in K shell, then your answer will be 2 electrons. Got it my point? Now next example we are taking for second shell, third shell, whatever you want to take, कोई भी एग्जाम्पल जो हम चाह रहे हैं इसमें जिस भी एनर्जी लेवल की बात करना। सपोज वी आर टेकिंग n इक्वल्स टू 2, सेकेंड एग्जाम्पल है ये आपके लिए। दैट मीन्स दिस इज एल शेल। ओके किस शेल की बात कर रहे हैं हम? एल शेल की बात कर रहे हैं। ओके अगेन वी आर रेडी टू टेक द फॉर्मूला 2n², 2. Now the value of n, energy levels value is 2. Okay 2 square, 2 into 2 square, स्क्वायर किसका करना है हमें? एनर्जी लेवल्स का। ओके 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 4, 4 मल्टीप्लाइड 2 दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन इज आर एग्जिस्टिंग इन एल शेल और सेकेंड एनर्जी लेवल। क्लियर? Now the next one is n equals to 3. That means we are talking about m shell. I have already told you this type of alphabet K, L, M, N. अब सपोज अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि K, L, M, N कहाँ से आ रहे हैं। वो यही सोचेगा कि हम अल्फ़ाबेट में कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज नंबर्स। नो, दिस इज स्ट्रिक्टली बाउंडेड, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है तो हमें यही नंबर्स, यही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। ओके एम शेल दैट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ n² इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे हमारे पास। ओके 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके एंड लास्ट वन नोन एग्जाम्पल इज n इक्वल्स टू 4 दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट n शेल। दैट इज द फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग 2n², 2 multiplied with 4 square, 4 square that is 16 multiplied with 2 that is total number of electron is 32 electrons.
Got it the point? Next time I will tell you directly 2 electrons, 18 electrons, 32 electrons, 8 electrons like this. Okay? Again, I will not tell you about this type of number where it is come from. ओके अब आपको ये ध्यान रखना है कि बोरबरी स्कीम हमने पढ़ ली है एनर्जी लेवल्स के अंदर. अगर मैंने डायरेक्टली आई विल आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द एटम रिगार्डिंग एनी ऑफ द एटम, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर. हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m शेल n शेल वट एवर इट इज. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. ये बोरबरी स्कीम का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग आपसे किसी भी एटम के नंबर वो किसी भी एटम में डिस्कस करता है, दिस वैल्यू विल रिजिड, ये चेंज नहीं होंगी. एनी एटम इफ़ यू आर टेकिंग, गॉट इट माई पॉइंट. ये हमें चेंज नहीं करना है. आप किसी भी एटम के बारे में बात करो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर हमें यही चीज़ लेनी है. अब सपोज़ हम एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बनता है. कुछ स्टूडेंट से सोचते हैं आपने तो बोला था सब में ऐसा ही होता है, पर उसके खुद के अंदर तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, फिर हम ये सब कैसे लिखेंगे. Clear? So again I am giving you example, this type of example. How can you remove your confusion over there? तो आपको करना क्या है, suppose I am taking 3 different type of example. यहाँ मैं आपको अलग अलग example से बताती हूँ. Suppose we are taking first example is helium, next one example is sodium, and next one example is aluminium. ओके, डिफरेंट टाइप का ले लिया. इसको अपन थोड़ा स्मॉल वाला लेते हैं, एकदम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा. मैं यहाँ पे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन एंड सोडियम. ओके, यू हैव टू लर्न द सिम्बल्स ऑफ एटम्स एज वेल. आपको सिंबल्स ध्यान रखने पड़ेंगे. जब हम पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर कभी भी आपको नेम्स लिख करके नहीं दिए जाते हैं. हमें ऑलवेज यहाँ पे इसका सिंबल मिलेगा और सिंबल से हमें पता लगाना है कि विच टाइप ऑफ मेटल और विच टाइप ऑफ नॉन मेटल इट इज़. ओके, सो दिस इज़ हीलियम एटम, नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन एटम एंड लास्ट वन इज़ सोडियम एटम. ओके, एटॉमिक नंबर्स हमें लर्न करने हैं. एटॉमिक नंबर इज़ 2, एटॉमिक नंबर इज़ 7, एटॉमिक नंबर इज़ 11. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दिए मैंने यहाँ पे. ओके, हीलियम एटम के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही है ना. तो जब हमारे पास है ही नहीं इसके अलावा एक्स्ट्रा, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे. क्लियर. तो हमने यही एग्जाम्पल ले लिया इसके अंदर. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दैट मीन्स के शेल इज एग्जिस्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यही तो बोला था के फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे. के शेल इज एग्जिस्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो हमें आगे जाना ही नहीं है. इसके अंदर ओनली के शेल ही एग्जिस्ट करेगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 7 है. ओके, लेट अस स्टार्ट. के इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो हैं इसके पास. अब नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस वन इज एल शेल. ओके, एल शेल के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करेंगे ये. तो एल शेल कितने लेगा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, 5. जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे, एल शेल के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम. के इक्वल्स टू 2, एल इक्वल्स टू 8. यहाँ पे देखा हमने एल की वैल्यू लिखी थी हमने, एन इक्वल्स टू, ये रही हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ रिमेनिंग इज 1 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स दिस इज एन. गॉट इट द पॉइंट. तो यहाँ हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार हमें अच्छे से समझ में आ जाए. क्लियर. इसके बाद में एक आपको लास्ट इसी के अंदर एक एग्जाम्पल मिलेगा, जो ये लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं. इसके लिए एक टर्म मिलेगी आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये ध्यान रखना है कि हर शेल का आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज नोन एज वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑक्टेट रूल. लेटर ऑन आई विल टेल यू अबाउट दिस. ओके, you have to read the chapter carefully. Thank you.